आज के आधुनिक भारत को हम जिस रूप में देखते हैं उसे बनाने में कई महान नेताओं का हाथ रहा है। लेकिन जब इस देश की बुनियाद की बात करते हैं तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेहरू जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और लोगों के चहेते नेता थे, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो शोषितों की आवाज और हमारे संविधान के मुख्य निर्माता थे। दोनों का सपना एक मॉडर्न और बराबरी वाला भारत बनाना था। लेकिन इस सपने को पूरा करने के तरीकों पर इन दोनों के बीच कई बार गहरी असहमति हुई और तीखी बहसें भी हुई। इस वीडियो में हम दोनों महान विचारों की सोच, उनके काम और उनके बीच के ऐतिहासिक टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, भारत के इतिहास के सबसे दिलचस्प पन्ने को पलटते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। 1940 और 1950 का दशक भारत और पूरी दुनिया के लिए बड़ी उथल-पुथल का समय था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया अमेरिका और रूस के बीच बंट रही थी। भारत सदियों की गुलामी के बाद आजाद हो रहा था, लेकिन यहाँ आजादी अपने साथ बंटवारे का दर्द और 500 से ज्यादा रियासतों को एक साथ करने की चुनौती लेकर आई थी। समाज के स्तर पर देखें तो भारत बुरी तरह बटा हुआ था। जाति व्यवस्था ने एक बड़े वर्ग, खासकर अछूतों को बुनियादी अधिकारों और शिक्षा से दूर रखा था। देश में भयंकर गरीबी थी। इसी माहौल में संविधान सभा की शुरुआत हुई। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें एक आजाद और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश का सपना था। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उस सपने को मजबूत कानूनी ढांचा दिया। किसी भी इंसान की सोच उसके बचपन और उसके अनुभव से बनती है। नेहरू और अम्बेडकर की सोच में जो फर्क था, उसकी जड़ें उनके बचपन में छिपी थी। दोस्तों, नेहरू का जन्म एक बहुत ही अमीर और रसूखदार कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही अंग्रेज टीचरों ने की और बाद में वे इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। नेहरू ने अपनी जिंदगी में कभी भी जाति के आधार पर भेदभाव या गरीबी का सामना नहीं किया। उनका मानना था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेजी राज है और एक बार देश आजाद हो जाए तो साइंस, शिक्षा और उद्योग के जरिए जाति पाति जैसी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके उलट डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अंबेडकर का बचपन घोर अपमान में बीता। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था और उन्हें पानी का बर्तन तक नहीं छू सकते थे। ऊंची पढ़ाई के बाद जब वे एक अच्छी नौकरी पर लगे, तब भी उनके साथ छुआछूत का बर्ताव हुआ। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्हें महान विचारकों को जानने का मौका मिला। अंबेडकर का साफ मानना था कि अंग्रेजों के साथ साथ ब्राह्मणवादी सोच और जाति व्यवस्था भी देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। वे मानते थे कि बिना सामाजिक बराबरी के केवल राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं है। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते थे। उनका मानना था कि बड़े उद्योग सरकार के पास हो और छोटे उद्योग प्राइवेट हाथों में हो। वहीं अम्बेडकर राज्य समाजवाद चाहते थे। वे चाहते थे कि खेती और सभी बड़े उद्योग पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में हो और सरकार बिना जाति देखे किसानों से सामूहिक खेती यानी कलेक्टिव फार्मिंग करवाए। अम्बेडकर चाहते थे कि वह बात संविधान में ही लिख दी जाए ताकि कोई भी सरकार इसे बदल न सके, लेकिन ऐसा न हो सका। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन नेहरू और अम्बेडकर दोनों इस बात से सहमत नहीं थे। नेहरू के लिए गांव पिछड़ेपन का प्रतीक था। वे वहां मशीनें और विकास पहुंचाना चाहते थे। अम्बेडकर के लिए गांव की सच्चाई और भी कड़वी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय गांव अज्ञानता, संकीर्णता और जातिवाद का अड्डा है। वे जानते थे कि गांव में सवर्णों का दबदबा है, इसलिए उन्होंने दलितों से कहा कि वे गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाए, जहां उन्हें मजदूरी मिलेगी और जाति की पहचान भी छुप जाएगी। नेहरू धर्म को बहुत ज्यादा नहीं मानते थे। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब था कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों से दूर रहेगा। वहीं अम्बेडकर के लिए सेकुलरिज्म अल्पसंख्यकों और दलितों को बचाने का एक हथियार था। वे हिंदू धर्म और मनुस्मृति की खुलकर आलोचना करते थे।
क्योंकि वे इसे जाति व्यवस्था की जड़ मानते थे। बाद में उन्होंने समानता और करुणा की तलाश में बौद्ध धर्म अपना लिया। संविधान बनाने में दोनों ने मिलकर बेहतरीन काम किया। नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा, अंबेडकर ने उसे पक्के कानून का रूप दिया। महात्मा गांधी की सलाह पर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। नेहरू ने खुद संसद में माना कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। अंबेडकर ने नेहरू के आदेशों को कानूनी सुरक्षा में बदल दिया ताकि अल्पसंख्यक और दलितों के अधिकार सुरक्षित रहे। आजाद भारत के इतिहास में हिंदू कोड बिल इन दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़े टकराव का कारण बना। कानूनी मंत्री के तौर पर अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने, एक से अधिक शादी पर रोक लगाने और तलाक व अंतर जातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज को कानून मान्यता देने के लिए यह बिल बनाया था। लेकिन संसद के अंदर और बाहर भी इसका भयंकर विरोध हुआ। आरएसएस, हिंदू महासभा और कांग्रेस के रूढ़िवादी नेताओं ने कहा कि यह बिल हिंदू धर्म की परंपराओं को नष्ट कर देगा। शुरू में नेहरू ने भी इस बिल का पूरा साथ दिया, लेकिन 1951 के चुनाव को पास देखकर वोट बैंक के नुकसान के डर से नेहरू ने इस बिल को टाल दिया। अंबेडकर इस बात से बहुत दुखी है। उन्हें लगा कि नेहरू में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसी धोखे की भावना ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने 4 कारण बताए। नंबर 1, उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया। उन्हें योजना विभाग का वादा किया गया था, लेकिन वह नहीं मिला। नंबर 2, हिंदू कोड बिल को पास कराने में नेहरू सरकार का पीछे हटना। नंबर 3, दलितों की अनदेखी। अंबेडकर का आरोप था कि नेहरू अपना पूरा ध्यान सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा पर दे रहे हैं, जबकि दलितों और पिछड़ों के लिए कोई संवैधानिक कमीशन नहीं बनाया गया है। नंबर 4, नेहरू की विदेश नीति से असहमति। दोस्तों, अब बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की सोच पर, तो दोनों मानते थे कि भारत में फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन तरीका अलग था। नेहरू ने मिक्स इकोनॉमी चुनी, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें। वहीं अर्थशास्त्र के विद्वान अंबेडकर स्टेट सोशलिज्म चाहते थे। वे चाहते थे कि प्रमुख उद्योग और खेती सरकार के पास हो। अंबेडकर को डर था कि प्राइवेट सेक्टर के बढ़ने से अमीर होंगे और मजदूरों का शोषण होगा। विदेशी नीति के मामले में नेहरू काफी आदर्शवादी थे, जबकि अंबेडकर बहुत यथार्थवादी यानी प्रैक्टिकल थे। नेहरू ने चीन के साथ शांति और पंचशील का रास्ता अपनाया, लेकिन अंबेडकर ने इसका विरोध किया और कहा कि कम्युनिस्ट चीन पर भरोसा करना खतरनाक है। अंबेडकर का मानना था कि भारत को चीन के बजाय तिब्बत को एक अलग देश मानना चाहिए, क्योंकि तिब्बत भारत और चीन के बीच एक ढाल का काम करता था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में मिली हार ने अंबेडकर की इस चेतावनी को सच साबित कर दिया। कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर यह दावा बहुत वायरल है कि शेख अब्दुल्ला जब अंबेडकर के पास आर्टिकल 370 लिखवाने गए तो अंबेडकर ने कहा था कि मैं भारत के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता, जबकि हकीकत में इतिहासकारों ने साबित किया कि यह लाइन डॉक्टर अंबेडकर के किसी भी सरकारी रिकॉर्ड, संसद की कार्यवाही या उनकी लिखी किताबों में मौजूद नहीं है। यह दावा उनकी मौत के दशकों बाद 1991 में आरएसएस के एक नेता बलराज माधोक ने किया था। कश्मीर पर अंबेडकर बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखते थे। उन्होंने 1951 में अपने भाषण में कहा था कि कश्मीर का बंटवारा कर देना चाहिए, हिंदू और बौद्ध बहुल इलाके भारत को मिले और मुस्लिम बहुल घाटी पाकिस्तान को। वे पूरे कश्मीर में जनमत संग्रह के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू और बौद्ध आबादी जबरन पाकिस्तान में जा सकती है। वे इस बात से भी नाराज थे कि कश्मीर विवाद के कारण भारत का रक्षा बजट बहुत बढ़ गया है, जिससे गरीबों के विकास का पैसा कम हो रहा है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग उठी। नेहरू शुरू में इसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश टूट सकता है, लेकिन जनता के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर भाषा के आधार पर राज्य बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि उत्तर भारत के बड़े राज्य जैसे यूपी, बिहार छोटे राज्यों पर हावी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े राज्यों पर छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे।
नेहरू का मानना था कि आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और उनकी संस्कृति में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अंबेडकर इस बात पर सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आदिवासियों को चिड़ियाघर के जानवरों की तरह अलग अलग थलग नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी विकास और राजनीति में हिस्सा मिलना चाहिए। इसी सोच के कारण अंबेडकर ने संविधान के आदिवासियों के लिए खास अधिकार जोड़े। नेहरू जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। 1951-1952 के पहले आम चुनाव में उनके नाम पर कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज। पूरे देश के लोग उन्हें प्यार करते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर एक महान विद्वान और शोषितों के मसीहा तो थे, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बन सके। 1952 के लोकसभा चुनाव और 1954 के उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने हार का सामना करना पड़ा। भले ही अंबेडकर चुनाव हार गए, लेकिन समाज के सबसे निचले तबके पर उनका असर नेहरू से ज्यादा गहरा था। 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने दलितों को जो आत्मसम्मान दिया, उसी की बदौलत बाद में कई मजबूत राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई। नेहरू की सबसे ज्यादा आलोचना इस बात पर होती है कि जब भी हिंदू कोड बिल जैसे कड़े फैसले लेने की बात आई तो वे रूढ़िवादियों के दबाव में आ गए। इसके अलावा चीन पर उनके अति विश्वास को 1962 में हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरी तरफ अंबेडकर की आलोचना इस बात के लिए होती है कि जब 1942 में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी, तब अंबेडकर ने उसका विरोध किया था और अंग्रेजों की सरकार में मंत्री पद पर काम कर रहे थे। इसके अलावा धर्म के आधार पर बंटवाने और कुछ अन्य मुद्दों पर उनके सख्त विचारों को लेकर भी कई बार विवाद होता है। शुरुआती दौर के इतिहासकारों ने अंबेडकर को सिर्फ दलितों के नेता और संविधान बनाने वाले के रूप में ही याद किया और देश बनाने का सारा श्रेय नेहरू और गांधी को दिया। लेकिन आज के समय में कई विद्वान मानते हैं कि अंबेडकर की सोच और ज्ञान नेहरू समेत उस समय के कई नेताओं से बहुत आगे थे। राजनीतिक लड़ाई के बावजूद दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था। जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर हिंदू समाज की सभी बुरी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का एक बड़ा प्रतीक था। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही आधुनिक भारत के महान निर्माता थे। किसी एक को दूसरे से बेहतर या कमतर बताना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। नेहरू एक समन्वयवादी यानी सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। उस समय के टूटे हुए और गरीब भारत को एकजुट रखने, विज्ञान को बढ़ावा देने और देश को टूटने से बचाने के लिए जिस करिश्माई नेतृत्व की जरूरत थी, वह केवल नेहरू के पास ही था। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर एक यथार्थवादी सुधारक यानी जमीनी हकीकत समझने वाले नेता थे। नेहरू को देश बनाने का जो सपना था, अंबेडकर ने अपने ज्ञान से उसे संविधान के पन्नों पर उतारा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह पक्का किया कि देश में महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकार किसी भी दया पर निर्भर नहीं रहेंगे। चीन, अर्थव्यवस्था और राज्य के बंटवारे पर उनकी चेतावनी आज भी सच साबित होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि नेहरू ने जहां आधुनिक भारत का हार्डवेयर तैयार किया, वहीं अंबेडकर ने भारत के न्याय और समानता के सॉफ्टवेयर को प्रोसेसिंग की। आज का भारत इन दोनों के इसी मिले जुले विजन पर खड़ा है। तो दोस्तों, नेहरू और अंबेडकर दोनों महापुरुषों के काम करने के तरीके भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का मकसद एक मजबूत और बेहतर भारत बनाना था। तो दोस्तों, आपको इन दोनों विचारकों में से किसकी बात आज सही लगती है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में किसी और ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।